नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, क्या प्रणाम हाल चाल? गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। 1 मिनट का समय लेते हैं, इससे थोड़ा सा कनेक्शन कर लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। अब आप लोग बोलेंगे। प्रणाम गुरुजी। आवाज मिल रही है हमारी? जी जी गुरु जी, आ रही है। अनुराधा जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। श्वेता कैसी हो? अच्छे हैं गुरुजी। मेरी बहन अब साथ में रहती है तो उसकी बच्ची भी है तो बहुत बिजी हो जाता है। अच्छा। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम मनीष नमस्कार। जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। तो बहन तो कहीं बाहर रहती थी ना? जी वो इंडिया शिफ्ट हो गई है अभी। अरे तब तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ मन लगा रहता है लेकिन बिजी बिजी बहुत हो गया है। तब तो तुम्हारा घर से कहीं इधर उधर टूर प्रोग्राम अब कम हो जाएगा। नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, मैं का 2-3 महीने इधर रहने वाली हूँ उसके बाद बाकी चालू। गुरुजी एक क्वेश्चन था। जी आशुतोष प्रधान जी बताइए। गुरुजी आपने जो जो दशा का जो पीरियड कैलकुलेशन करने के लिए बोला था, तो पहले तो लग्नेश जो सॉरी लग्न से नवम नवम स्थान में जो राशि है वो सभ्य है या असभ्य है, उससे डिसाइड होगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जी उसी से डिसाइड होगा। तो उसके बाद का जो दशा आएगा उसमें भी नवम राशि देखेंगे ना, ऐसा था ना गुरुजी? वो चार्ट में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है ना? इसका क्या होगा वो चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है? तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी मेरा जो मैंने जो देखा कि जो सेकंड जो आएगा उसका नवम राशि से फिर कैलकुलेशन होगा, जो भावेश है उसके हिसाब से ठीक बैठ रहा है गुरुजी, जो अभी मेरा इवेंट्स चल रहा है लाइफ में। ठीक ठीक। तो उस वो जो लेकिन हमारा जो केएन राव की तरह से है ना, वो सिर्फ मतलब लग्न को देख के जो नाइन्थ राशि है उसमें सभ्य असभ्य कैसे जाएगा उसके बाद कैलकुलेशन की है। हाँ उसी से उसी राशि होता ही। उसी राशि को लेकर सोच लीजिए, वृषभ है, वृषभ क्या है, सब है या सब है, उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। उस तरह बिल्कुल। से दिया गया है। जी हाँ। तो कौन सा सही है गुरु जी? तो 9 से जो कैलकुलेशन किया गया है वही सही है। मतलब लग्न को लेके 9 से वो तो सब डिसाइड हो जाएगा, उसका बाद का जो राशि आएगा जी। उसका उसका भी 9th लेना है क्या गुरु जी? जी हाँ। विनय पटेल जी। विनय पटेल जी कहीं बिजी हो गए हैं? तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बताइए। सर 28वां श्लोक किया था। अच्छा, 28वें श्लोक में रजनीश शुक्ला जी बताओ भाई क्या प्रश्न है? गुरु जी मैं थोड़ा परेशान हूँ, कुछ पर्सनल प्रश्न है। परेशान तो तुम साल 2 साल से हो। तो अब जा फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, बीच में ठीक हो गई थी। अभी मैं क्या जेमिनी पढ़ प्रॉब्लम? रहा हूँ। जेमिनी पढ़ रहा हूँ, जितने नोट्स बनाए मैंने हर क्लास के कॉपी उलटता हूँ, सारी चीज याद आती है। कॉपी बंद किया, कुछ देर बाद सब भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। अरे तो कॉपी को खुला रहने दिया करो। तो गुरु जी ठीक है। हमेशा कॉपी लेके नहीं चल सकते ना। नहीं तो उसको घर में भी खुला रहने दो तो उससे ज्ञान निकलते रहे। ये अभ्यास ये जितना कोई करोगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ये नहीं, जैसे कॉपी आप खोलने और बताना पलटने शुरू से किए फिर नहीं मुझे मिलता। याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ा है। जैसे हाँ मेरे तो वही सामने हमने चीज कहा। आएगी तो याद आएगी, वैसे भूल जाता हूँ बार बार।
वही मैंने कहा कि ये अभ्यास करने से आता है, कॉपी बंद करने और खोलने से नहीं आता। ठीक है ना? नहीं, मैंने फिर से दवा लेना शुरू कर दिया यादाश्त वाली। अच्छा ठीक है, तब तो और अच्छा किया है। हाँ, वो आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, शंख पुष्पी, ब्राह्मी शंख चलिए, पुष्पी। बढ़िया है। तो चर दशा हम लोग पढ़ रहे थे, और श्लोक संख्या कितना बताया दीप्ति? 28 हो गए हैं। 28 हो गए गुरुजी। 28 हो गया, बड़ा लंबा टाइम लग रहा है भाई। पाकेश्वरी जीव दृष्ट शुभ राशि स्थितो यदि तद्दशायाम धन प्राप्तिर मंगलम पुत्र संभव। अर्थात दशा या स्वामी ग्रह शुभ राशि में गुरु से दृष्ट हो और उसकी दशा में धन की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है और पुत्र का लाभ होता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। कोई जवाब दे दो भाई। हाँ जी गुरुजी, वहीं जी तक जी, हुआ है हम लोग का, वहीं वहीं तक तक हुआ है। हुआ। सीता सित भयुमाश्च सूर्यस्य रिपुराशय कौर पितौली घटाश्चेन्दो भौमस्य रिपुराशय घटमीन नृयुक्तौली कन्या ज्ञस्य ततः परम कर्क मीन अली कुंभश्च राशियो रिपुवः स्मृता वृषतौली नृयुक्त न्यराशयो रिपवो गुरु सिंघाली कर्क चापश्च शुक्रस्य रिपुराशयः मेष सिंह धनु कौर्पिक कर्कटा शनि शत्रवः एवं ग्रहांतर दशाम चिंतयेत को विदो द्विज। कहता है कि वृष तुला मकर कुंभ मिथुन ये सूर्य की शत्रु राशियां हैं। इसको नोट कर लो, याद हो जाए आप लोगों को। इसको अलग से लिख लो कि वृष तुला कुंभ मकर और मिथुन ये सूर्य की शत्रु राशियां हैं। कन्या क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था। आगे देखते हैं। एवं चंद्रमा की शत्रु राशियां स्पष्ट हैं, अर्थात शत्रु राशियों में ग्रह का योग हो। तो अब क्या वृष तुला मकर कुंभ और मिथुन एवं चंद्रादि की शत्रु राशि रिपुवः स्मृता वृष मेष सिंह धनु कौरपीर कर्कटा शनि शत्रवः ये शनि की शत्रु राशि है। इसमें ना आधा अधूरा लिखा गया है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे हम इसको लेकर के देखेंगे तो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? लिखा तो है ही कि शुक्र से रिपु राशि है। सिंह अली, सिंह के बाद अली का मतलब होता है जस अली वृश्चिक। तो कर्क 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 चापाश्च, अब चापाश्च से तो मतलब नहीं है, ये शुक्र की रिपु राशियां हैं।
इसमें सबके लिए बताया नहीं गया, सिर्फ सूर्य के लिए रिपु राशि बता दिया गया है, लेकिन अलग अलग के लिए कहा गया है न, सीता शीत भग्युर मास सूर्य से रिपु राशि है। तो ये तो सूर्य के लिए हुआ। कौरपी तौली घटा चेंदो भौमस से रिपु राशि है। ये सब जो है इसके सबके अर्थ हमको ढूंढने होंगे दूसरे जगह, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप लोगों के पास, किसी के पास सुरेश चंद्र मिश्र का है क्या अभी उपलब्ध? जी हाँ गुरुजी, मेरे पास है। तो उसमें निकाल के देखिए, तो इसका दिया है क्या क्लियर? हाँ गुरुजी, इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और मिथुन ये सूर्य की शत्रु राशियां हैं, और वृश्चिक, तुला और कुंभ ये राशियां चंद्रमा की शत्रु हैं। वृश्चिक, और तुला और वृश्चिक, तुला और कुंभ, चंद्रमा की शत्रु राशियां हैं। जी हाँ। और मंगल की शत्रु राशि में धनु, मीन, मिथुन, तुला और कन्या। इसके बाद ये गुरुजी बुध की जो शत्रु राशि है उसमें कर्क, मीन, वृश्चिक और कुंभ। नहीं नहीं, धनु, मीन, मिथुन, तुला और कन्या ये किसका शत्रु राशि हो गया? ये मंगल की गुरुजी। आशा जी कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं आप इसे? ये मेरे पास में पेज नंबर है 524। 4 नंबर में बताइए। गुरुजी बुध में है कर्क, मीन, वृश्चिक और कुंभ। 4, 12, 8, 11। ये किसकी शत्रु राशियां हैं? ये बुध की है गुरुजी। बुध की शत्रु राशियां हैं। और बताइए। और बृहस्पति की शत्रु राशियां हैं 2, 7, 3, 6। वृश्चिक, तुला, मिथुन, कन्या। ठीक है, और फिर शुक्र के लिए है गुरुजी 5, 8, 4, 9। सिंह, वृश्चिक, कर्क और धनु। शनि के लिए? शनि के लिए गुरुजी मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक और कर्क। 1, 5, 9, 8, 4। ठीक हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो कहीं कहीं पर क्या है कि सीताराम झा की किताब एक ही वॉल्यूम में है ना, वो एक लिख दिया, बाकी आप समझते रहो। अब ये जस अली करकटा इस तरह में सबका संस्कृत में अर्थ हम पहले ही बताए हैं, पढ़ लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है कि मैं सबका संस्कृत का अर्थ आपको बता सकूं। तो चलिए, बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे कहता है, शत्रु राशियों में ग्रह का योग हो तो उसकी दशा अशुभ होती है, इसीलिए इसका विचार करके ही राशि और ग्रहों के दशाफल कहना चाहिए। अब ये जो लिख रहा है ना कि एवं ग्रह अंतर्दशा चिंतयेत को विदो द्विज, अगर ये कोई भी राशि, जैसे कि शनि की शत्रु राशि है 1, 5, 9, 8, 4, तो यदि ये अपने शत्रु राशि में पड़ जाए, इसके बाद जो भी होगा वो सारा मित्र राशि हो जाएगा। आप लोग इसमें कहीं संशय नहीं पालिएगा कि सर
कैसे मित्र राशि हो जाएगा, मीन राशि कैसे मित्र हो जाएगा, ये सब संशय नहीं पालिएगा, मित्र हो जाएगा, जो बचा वो सारा मित्र हो जाएगा। तो अगर शनि अपने शत्रु राशि में बैठा है तो उसका दशा, और कोई अपने मित्र राशि में बैठा है उसके दशा, उसके राशि दशा को, अर्थात शनि शत्रु राशि में बैठा है तो राशि दशाओं में बुरा परिणाम कहा जाएगा। और किस प्रकार से बुरा कहा जाएगा तो शनि के प्रभाव के अनुसार बुरा कहा जाएगा। और शुक्र शत्रु राशि में बैठा है, उसकी अंतर्दशा है जैसे चूंकि राशि की ही अंतर्दशा होगी, दशा होगी, तो वहां शुक्र के अनुसार बुरा फल कहा जाएगा। और शुक्र यदि मित्र राशि में बैठा है तो उसके अनुसार अच्छा फल कहा जाएगा। अब आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ कहता ये राज योगदा ये च शुभ मध्य गता ग्रहा, ये ग्रह जो या राजयोग कारक जो शुभ ग्रहों के बीच में है, जिसमें 2, 3, 4 में शुभ ग्रह हो और उन ग्रह की दशा में शुभ फल कहना, और 2 शुभ ग्रहों के बीच में पड़ने वाले पाप ग्रह भी शुभप्रद हो जाता है। अब इसी राशि के अनुसार हमारा कहना है कि 2 शुभ ग्रह के बीच में यदि कोई तीसरा पाप ग्रह भी हो जाए तो उसका भी शुभ फल होता है। ये हम यहाँ तो बताते ही हैं, इसी चीज को विंशोत्तरी में बताया जाता है कि अगर 2 अंतरदशा अच्छी गुजर रही है, उसके बीच में एक बुरी अंतरदशा है, तो वो बुरी अंतरदशा बुरी नहीं लगती, वो भी अच्छी गुजर जाती। और 2 अंतरदशानाथ आगे और पीछे बुरी है तो बीच में जो अच्छी वाली अंतरदशानाथ है ना, वो भी बुरा गुजर जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ 2 राशि की दशा यदि अच्छी है तो उसके बीच में जो राशि की दशा आ रही है वो राशि की दशा भी अच्छी गुजर जाएगी। और 2 राशि की दशा यदि बुरी है तो उसके बीच में जो अच्छी राशि दशा आएगी वो भी बुरी गुजरेगी, ये मान करके चलना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसको इसी तरह से समझना है। आगे बढ़ते हैं। गताम शुभ दशा मध्यम दशा सौम्य से शोभना शुभा यश त्रिकोणस्थ तद्य सापी शुभ प्रदा आरंभांतो मित्र शुभ रस्योर यदि फलम शुभम प्रतिराश स्वयमब्दाब्द्यम विभाज्य तत्फलम बदेत। जिसकी दशा के आरंभ और समाप्ति के समय अपने मित्र और शुभग्रह का संबंध हो, जिसकी दशा के आरंभ और समाप्ति के समय, यहाँ कहना क्या चाह रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिसकी दशा के आरंभ और समाप्ति के समय अपने मित्र और शुभग्रह का संबंध हो, इसकी दशा शुभप्रद होती है। और अशुभप्रद में भी शुभप्रद ग्रह या राशि की अंतर्दशा शुभ ही होती है। अशुभप्रद में यदि अंतर्दशा शुभप्रद की हुई तो वहां हमको शुभ फल की ही प्राप्ति होगी। महादशा अशुभप्रद है और अंतर्दशा शुभप्रद है तो हमको अंतर्दशा से रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए वो अंतर्दशा शुभप्रद ही होगी। और यहाँ जिसकी दशा के आरंभ और समाप्ति के समय में अपने मित्र और शुभग्रह का संबंध हो तो दशा शुभप्रद होती है। अर्थात आरंभ और समाप्ति के समय अलग अलग समय पे दिया गया। इसका मतलब है कि जिस समय ये गोचरस्थ ग्रह की बात कर रहा है, जिस राशि की दशा है उस राशि में आरंभ में कोई अच्छे ग्रह मित्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और फिर बीच में कोई ग्रह नहीं गोचर कर रहा है और फिर अंत समय जब आ रहा है उस समय भी शुभ ग्रह
वहां से गोचर करने लगता है, उसकी दशा शुभप्रद हो जाएगी, यही यहाँ मानना चाहिए। अशुभप्रद में भी यदि अंतर्दशा शुभप्रद ग्रह की हो तो उसकी दशा शुभ होगी, ये हम लोगों को मानना चाहिए। जिससे 5वें 9वें में शुभप्रद हो उसकी भी दशा शुभप्रद होती है। शुभप्रद हो कहने का मतलब है जिसके 5वें और 9वें में, 5वें और 9वें का मतलब क्या है, भाव है, वहां जो भी राशि स्थित होगा उसमें अच्छे ग्रह बैठे हों तो उस ग्रह की दशा, जिस ग्रह की दशा हम मान लीजिए कि मेष राशि की दशा है और उससे 5वें स्थान में सिंह और 9वें स्थान में धनु है, या वृष राशि की दशा है, 5वें स्थान में कन्या और 9वें स्थान में मकर है, या मिथुन राशि की दशा है, 5वें स्थान में तुला और 9वें स्थान में कुंभ है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि 5वें और 9वें स्थान में शुभप्रद ग्रह हो तो दशा शुभप्रद होगी, ऐसा मानना है। और इस प्रकार प्रत्येक राशि के आरंभ और अंत के समय स्थितिवश दशा के विभाग आदि या अंत में शुभाशुभ फल समझना चाहिए। समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? गुरुजी ये अंतरदशा के लिए भी एप्लीकेबल है? जी, ये अंतरदशा के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा? अंतरदशा के लिए ही विशेष रूप से बताया गया है। ठीक है, हाँ गुरुजी। आरंभात त्रिकोणे तु सौम्ये तु शुभ वहेत शुभ रासो शुभारंभे दशा स्यादति शोभना शुभादिरासो पाप चे दशारंभे शुभा स्मृता शुभारंभे कदा केति प्रारंभस्य फलम बदेत आरंभे पाप रासो वा यद दिशो दुर्बलो द्विज नीचादो तद्य सांध्यन्ते बदेत भाग्य विपर्ययम्। दशा आरंभ समय में जिसके त्रिकोण में शुभ हो उसकी दशा शुभप्रद है। जिसकी दशा प्रारंभ हो रही है, मान लीजिए किसी ग्रह की दशा आप प्रारंभ हो रही है और उसके त्रिकोण स्थान में 5वें और 9वें स्थान में शुभ हो, तो वो शुभ हो से मतलब ही है कि भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह का प्रभाव हो। प्रभाव का मतलब दृष्टि युति दोनों हो जाता है। तो यहाँ वहां या तो शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो उसकी दशा शुभप्रद हो जाती है। शुभ राशि में शुभ राशि की दशा आरंभ हो तो अत्यंत शुभप्रद होती है। शुभ, आप लोग जानते हैं यहाँ पे जिस राशि की महादशा होती है उसी की अंतर्दशा नहीं होती, उसके अगले या पिछले सभ्य क्रम में है तो उसके अगले राशि की महादशा अंतर्दशा होती है, अब सभ्य क्रम में है तो उसके पिछले राशि की अंतर्दशा प्रारंभ होती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि शुभ राशि की दशा आरंभ हो और अत्यंत शुभप्रद होगी। कब? जब शुभप्रद दशा शुभप्रद है और शुभप्रद राशि में शुभ राशि की दशा आरंभ हो। तो ये प्रारंभ की महादशा और अंतरदशा की बात कर रहा है कि दोनों यदि शुभप्रद हो जाए तो उसकी पूरी दशा अच्छी जा सकती है। शुभ राशि में पाप दशारंभ होने पर शुभप्रद है, फिर शुभ राशि दशारंभ क्या कहना कि अगर कहा जाता है कि शुभ राशि में
पाप दशारंभ होने पर भी शुभप्रद है, फिर शुभ राशि आरंभ का क्या कहना, मतलब फिर शुभ राशि से यदि प्रारंभ हो रहा हो तो उसमें तो होगा ही होगा। इसीलिए आरंभ काल को देख कर ही फल कहना। आरंभ में पाप राशि हो तो उस राशि का स्वामी नीचादि स्थान में हो तो उस दशा में भाग्य की हानि आदि होती है। जिस राशि से महादशा में अंतरदशा का आरंभ हो रहा हो उस राशि का स्वामी नीचादि राशि में, तो सिर्फ नीचादि राशि को लेकर के नहीं चलिएगा, 8वें 12वें को भी कंट्रोल में रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में यदि पड़ा हुआ हो तो उस राशि की दशा जो है हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। गुरुजी एक समझ बार में ये आ पूरा समझ में नहीं आया, लास्ट की 2 लाइनें। कहा गया कि यदि मान लीजिए कि आरंभ में पाप राशि हो, तो पीछे तो कह दिया कि आरंभ में पाप राशि हो फिर भी दशा अच्छी जाएगी, समझ गए। शुभ राशि का महादशा हो उसमें पाप राशि से आरंभ हो रहा हो तो भी महादशा अच्छी जाएगी। तो शुभ राशि की महादशा में शुभ राशि का ही अंतरदशा हो तो उसकी महादशा का क्या कहना, मतलब वो और तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। लेकिन यदि पाप राशि की महादशा हो, पाप राशि की अंतरदशा हो और उसका राशि स्वामी, अर्थात मान लीजिए कि मंगल या शनि की वृश्चिक राशि या मकर धनु राशि की अंतरदशा चल रही है और मकर और कुंभ की अंतरदशा चल रही है और शनि मेष राशि में जाकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे अंतरदशानाथ आपके भाग्य की हानि कराते हैं, अर्थात गलत रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। क्लियर हुआ मनीष जी? जी गुरुजी। गुरुजी शुभ राशि जो है गुरु की स्वामित्व और शुक्र की स्वामित्व इनको लेंगे गुरुजी। जी हाँ, आप लोगों को लिखाया गया है शुभ राशि और अशुभ राशि, इसी विषय में लिखाए हैं ना कि सूर्य कब शुभ होगा। रूबी? हाँ गुरु जी, वो सूर्य जो है वो वृष तुला कुंभ मिथुन में अशुभ होगा क्योंकि वो उसका शत्रु है, बाद बाकी सब में शुभ होगा। और जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा जो है वो वृष तुला कुंभ में अशुभ हो जाएगा क्योंकि वो शत्रु राशि है और बाकी सब में शुभ हो जाएगा। मान लीजिए जैसे सिंह की महादशा और शुरू पीछे कुछ बताए हुए हैं और और पीछे बताए थे जो मतलब कि वो बाधक बाधक बताए थे गुरुजी, जो अगर कोई दशा राशि शुरू हो रहा है और अगर उसका 11वें भाव में अगर पाप राशि है या शुभ राशि है तो वहां पर वो बाधा उत्पन्न करेगा, ये बताए थे आपने। गुरुजी इसके अलावा ये बताया था कि सूर्य अपनी उच्च राशि में होगा या मित्र हाँ। राशि में होगा तो शुभ होगा, ये बताया। हम्म। चंद्र की शत्रु राशि तो 8 7 11 बताई थी मैम ने अभी। हाँ ठीक ही बताया है, 8 7 11 चंद्र की राशि है। तो ये सूर्य शुभ होगा या अशुभ होगा ये वहां जहां से दीप्ति पांडे ने चर्चा किया वहां जाकर के देखना होगा कि कौन कौन ग्रह शुभ बताया है हमने। तो गुरु चंद्रमा बुध और शुक्र ये चारों शुभ ग्रह हो गए और सूर्य भी शुभ होगा यदि वो स्वराशि का हो या उच्च आदि राशि का हो। उच्च का राशि का हो, आदि लगाना जरूरी नहीं है। अब समझ में आ गया? तो ऐसे में हम उसको शुभ कहेंगे। तो अब शुभ ग्रह की राशि समझ में आ गया मनीष जी? तो गुरु की राशि, जी हाँ शुक्र जी। की राशि, चंद्र की राशि, बुध की राशि और सूर्य की राशि भी शुभ हो सकती है यदि सूर्य शुभ राशि में हो, उच्च स्वराशि में हो या उच्च मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो तो सूर्य को भी
शुभ मान लेंगे तो उसकी राशि भी शुभ हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। विनय पटेल जी, आप हाथ खड़ा किए हुए हैं, बहुत देर से कुछ पूछने की इच्छा है क्या? लगता है अनम्यूट करते हैं, आज वो कहीं दूसरे जगह पे हैं, उनका सिग्नल नहीं मिल पा रहा। गुरुजी सूर्य अगर कन्या राशि में होगा तो भी तो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि वो मित्र राशि में है। ना, मित्र को मत लिया करो, मित्र नहीं उच्च लेंगे। उच्च और स्वराशि को ही लो। अच्छा, मतलब कन्या राशि में अगर सूर्य है और उसका ही अंतर्दशा चल रहा है, कन्या राशि का अंतर्दशा चल रहा है और सूर्य वहां बैठा हुआ है, तो क्या अच्छा फल नहीं देगा? ठीक है, रिजल्ट अच्छा कर लेगा, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमने जो शुभता इसको दिया हाँ है ना, वो दो ही विषय पे ऊपर दिया है, ठीक है। इस स्वराशि का या उच्च राशि। ठीक है। हाँ नहीं, मैंने एक चार्ट देखा था ना गुरुजी, उसमें ये प्रॉब्लम था कि कन्या राशि की दशा चल रही है, अंतर्दशा, और वहां पे सूर्य बैठा हुआ था। तो वहां पर हम कैसे बोलेंगे कि मतलब मोटा मोटी मीडियम रिजल्ट दे देगा ना गुरुजी, क्योंकि वो कम से कम बिल्कुल। एटलीस्ट मतलब मित्र राशि में तो है, शत्रु में तो नहीं गया ना। हाँ, तो यहाँ सूर्य का मित्र राशि कौन कौन, शत्रु राशि कौन कौन सा है? सूर्य का तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि वृष तुला कुंभ मिथुन ये शत्रु है, तो बाद बाकी तो मित्र हो गया ना गुरुजी। वृष, तुला, कुंभ और मिथुन, हाँ मकर बाकी भी। सब। मकर भी। मकर भी है गुरुजी इसमें। मकर भी है, मकर भी वो हाँ मकर भी। शत्रु है। अच्छा। हाँ, हाँ, शुक्र 2 शनि 7 और 10 बुध की 11 एक 3। राशि। हम्म। उसके बाद जो बचा, मेष बच गया, कर्क बच गया, सिंह बच गया, कन्या बच गया, वृश्चिक बच गया, धनु बच गया और मीन बच गया। ये सब क्या हो जाएंगे? मित्र हो जाएंगे। मित्र राशि। और ठीक गुरुजी है। मेरा एक और प्रश्न है कि मतलब जो महादशा है वो सिंह राशि की है, और सूर्य ही तो बैठा हुआ है सेकंड भाव में, और जो बुध है वो बैठा हुआ है अपने से सिंह राशि में। बुध जो है, जो कन्या राशि की अंतर्दशा चल रही है गुरुजी, तो वो जो बुध है वो सिंह राशि में बैठा तो अपने से 12वें में है, लेकिन अपने मित्र के घर में तो एटलीस्ट बैठा हुआ है, तो मध्यम रिजल्ट देगा ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, 12वें में गया फिर भी मित्र के घर में तो है। हम्म। तो नीचादो तद्य 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 दशा द्यन्ते बदेत भाग्य विपर्ययम्, यदि अंतर्दशानाथ पाप ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, अशुभ राशि में का स्वामी हो, और वो अपने से नीच आदि ग्रह में बैठा हो, तो अंतर्दशा हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। उसके बाद कहता है, यत्र स्थितो नीच खेट त्रिकोणो वा अर्थ नीच गह, तथा राशि स्वरे नीचे संबंधो नीच खेट कै, भाग्यस विपरीतत्वम करोत्येव द्विजोत्तम, धन्य धान्यादि हानिश्च देहे रोग भयम तदा। तथा कहता है, जिस राशि में या जिसमें, जिससे 5वें और 9वें में नीचस्थ ग्रह हो। अब देखिए, मेष राशि की दशा है तो 5वां और 9वां राशि में कोई नीचस्थ नहीं होगा। वृष राशि की दशा है तो 10वें स्थान में कौन नीचस्थ हो जाएगा? गुरु नीचस्थ हो जाएगा, अगर गुरु 10वें में हो। मिथुन, तुला और कुंभ में कोई नीचस्थ नहीं होगा। होगा तुला में, पंचम में तुला होगा, वहां पे सूर्य नीचस्थ हो जाए यदि सूर्य हो। 4 8 12 ये त्रिकोण होता है, तो चौथे में चंद्रमा हो, मंगल हो, 4 नंबर राशि में, 8 में चंद्रमा हो, और 12 में यदि शुक्र हो जाए, बुध हो जाए, तो ये नीचस्थ राशि में हो गया। कहता है, जिस राशि में, अर्थात जिस राशि की दशा आप देख रहे हैं, या उससे 5वें और 9वें राशि में नीचस्थ ग्रह हो, अर्थात नीच राशि में स्थित ग्रह हो, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी संभावना हमने बता दी आप लोगों को।
या जिसका स्वामी नीच में हो, तो नीचस्थ की संबंधी हो, तो उसकी दशा में भाग्य का क्षय, धन धान्य की हानि और शरीर में रोग भय कहना चाहिए। क्लियर हो गया? रूबी बताओ। हाँ गुरुजी, मतलब कहने का मतलब है कि जिस भी राशि की दशा चल रही होगी और उससे 5वें और 9वें में अगर कोई भी नीचस्थ राशि वाले ग्रह आ गए तो वहां पर वो दशा जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं, सिंह राशि की दशा है तो उसके नवम में तो नीच का ये मेष पड़ जाएगा। वहां पर मान लीजिए शनि बैठ गया तो वो वहां पर न 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ठीक है ठीक है, शनि समझ गए ना बैठ जाए। गुरुजी, वो देख लेंगे हम लोग कि 5वें में और 9वें में अगर कोई नीच राशि बैठ गया है तो वो दशा जो है वो बहुत ही अशुभ फल देने वाला होगा। तो 5वां 10वां या 5वां 9वां? 5वां 9वां जो भी राशि का दशा चला। ये तो पहले अभी नियम लागू हुआ, और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कि 5वें यदि 9वें में शुभ ग्रह होना चाहिए। 5वें 9वें का स्वामी यदि 5वें 9वें का स्वामी यदि नीच राशि में चला गया हो, हाँ तो वो भी हमारे भाग्य की हानि करने वाला होगा। पहले तो 1 5 9 इन तीनों में यदि एक किसी की दशा हो, मान लो 1 5 9 में तो इसी तरह से दशा होगा ना। पहले आप लोग जानते हैं 1 5 9 2 6 10 3 7 11 यही है आपस में त्रिकोण, 4 8 12 यही त्रिकोण है। हाँ तो अगर 5वें 9वें में कोई, तो 1 के साथ 5 9 कोई नीच नहीं है, 2 के साथ 6 10 10 नीच हो गया। इसमें 10 अंदर नीच कौन? हो गया। मंगल, मकर राशि में गुरु मकर गुरु राशि गुरु में गुरु गुरु नीच हो जाएगा। गुरु हो गया तो खराब हो गया दशा फल। किसका दशा फल खराब हो गया? वृष राशि का दशा फल वृष खराब। राशि का। समझ गए? या अब गुरु नहीं है 9वें में, मकर राशि का स्वामी कौन हो गया? शनि। वो मेष राशि में जाकर के बैठ गया है। या 6ठे स्थान का स्वामी बुध है, बुध 5वें स्थान का स्वामी बुध है, वो जाकर के मीन राशि में बैठ गया। तो किसकी दशा खराब हो जाएगी? वृष राशि की दशा खराब हो जाएगी। वो दशा हमको हानि दे सकता है। गुरुजी हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर वो 5वें और 9वें का स्वामी अगर उच्च में गया है तो उसका दशा अच्छा जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? जी सर, वो बिल्कुल अच्छा बोलेंगे, फिर बिल्कुल अच्छा बोलेंगे। और उच्च की बात नहीं, मित्र में भी गया, स्वराशि में गया तो भी अच्छा बोलेंगे। सिर्फ नीच में जाना और शत्रु राशि में जाना खराब बोल सकते हैं आप, लेकिन अन्य जगहों पर अच्छा बोलेंगे। वो ग्रेजुअली आप लोग उसको लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। राहु केतुश्चुम्भादि वृश्चिकादि चतुश्चयम् स्वभम तत्र समारंभ तदशायाम शुभम भवेत्। कुंभ से 4 राशि का और वृश्चिक से 4 राशि केतु का। अब आप लोग ये नोट कीजिए जैसे कि पहले नोट किया था। कुंभ से 4 राशि, तो कुंभ से 4 राशि कौन कौन हो जाएगा? कुंभ, मीन, मेष और वृष। ये राहु का राशि हो गया। और वृश्चिक से 4 राशि, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। वृश्चिक से 4 राशि। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि वृश्चिक से जब करेंगे तो कुंभ भी आ जाएगा। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि केतु का स्वस्थान है। और इसमें यदि
राहु और केतु बैठा हो कहाँ, स्वस्थान में, और उसकी राशि दशा चल रही हो, तो उसका फल शुभप्रद होगा। मैं थोड़ा सा सहायता ले लेता हूँ आशा भगत जी का। व्याख्या क्या किया है सुरेश चंद्र मिश्र ने? जी गुरुजी। वृश्चिक आदि 4 राशियां 8, 9, 10, 11 केतु की तथा कुंभादि 4 राशियां 11, 12, 1, 2 राहु की स्व राशियां हैं। यदि दशारंभ में राहु केतु इन राशियों में या पूर्वोक्त उच्चादि राशियों में हो तो इनकी दशाएं शुभ होती है। इनकी अधिष्ठित राशि की दशा में भी इसी तरह विचार करना चाहिए। ज्यादातर हमको अधिष्ठित राशि का ही विचार करना है, समझ गए? तो यहाँ पे कुंभ कॉमन है, दोनों की राशियां हैं, समझ रहे हैं ना? तो अब इसके हिसाब से हम और कहीं जाकर के रिजल्ट नहीं बोलेंगे। ये वृश्चिक से आगे कुंभ राशि तक ये केतु की राशियां हो गई, और कुंभ, मीन, मेष और वृष ये राहु की राशियां हो गई। तो राहु केतु यदि स्वराशि में हो, या ये राशि यदि किसी ग्रह के त्रिकोण राशि हो और वहां भी बैठा हो, तो भी उस राशि की दशा को अच्छा कह सकते हैं। तो यहां तो कह दिया गया है कि स्वभम तत्र क्षमारंभ तद दशायाम शुभम भवेत। यदि ऐसे दशा आरंभ भी हो रहा हो, जैसे कि महान दशा कोई और है और अंतर दशा ऐसा है जो वृश्चिक, धनु, मकर या कुंभ में केतु है, कुंभ, मीन, मेष और वृष में राहु है, उसकी दशा से आरंभ हो रहा हो दशा, अंतर दशा, तो भी आगे का दशाफल अच्छा हो सकता है। क्लियर हुआ? दोनों में कुंभ कॉमन रहेगा गुरुजी, राहु केतु में कुंभ कॉमन है। हाँ भाई, बता रहा है तो कॉमन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि क्यों है। ठीक है ना? कुंभ दोनों में कॉमन है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ लेते हैं। यद दशायाम शुभम ब्रूयात् स चेन मारक संस्थितः यस्मिन् रासो दशा अंतः स्यात् तस्मिन् दृष्टे युते विवाह शुक्रेण विधुना वा स्याद् राजकोपदः कोपाद धन क्षयः दशा अंत चेद ऋक्षेत्रे हरिक्षेत्रे राहु दृष्टि युते पिवा इदम फलम स्नेह पाके न विचिन्त्यम द्विजोत्तम दशा पदे नक रासो न विचिन्त मिदम फलम। जिस ग्रह की दशा शुभ कही गई हो, अब यदि मारक स्थान में हो, तो मारक स्थान कौन कौन सा लेंगे हम लोग? 2, 6, 8, 12। दूसरा और सातवां। जिस ग्रह की दशा शुभ कही गई हो, ग्रह की दशा तो होती नहीं है, अर्थात जिस राशि में जो ग्रह बैठा हो उसके अनुसार यदि उस ग्रह की दशा शुभ है, वह यदि मारक स्थान में हो, तो जिस राशि में दशा समाप्त हो उस पर शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि हो, अर्थात जिसकी अंतर्दशा में वो दशा समाप्त हो रही है उसके ऊपर शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि हो, तो उस दशा में राजा से कोप,
धन का नाश कहना चाहिए। क्लियर हो गया? मारक स्थान में हो, ये महत्वपूर्ण है, और उसकी दशा हो, चल रही हो, और दशा जिस राशि में दशा समाप्त हो रहा हो उस पर शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो उस दशा में राजा के कोप से धननाश कहना चाहिए। तो क्या पूरी दशा में कहना चाहिए या आखिरी दशा में कहना चाहिए? तो आखिरी दशा में कहना चाहिए। आ गया समझ में आप लोगों को? अब कहा जा रहा है कि शत्रु की राशि में राहु से दृष्टि युक्त राशि में दशा अंत होने पर भी, हमने अभी आपको शत्रु की राशि में भी कहा कि नीच के साथ साथ शत्रु में भी मान लेना है कि शत्रु की राशि में या राहु से दृष्टि युक्त, राहु से दृष्टि युति, तो दृष्टि राहु की होगी नहीं, राशि की होगी, तो उसके हिसाब से समझिएगा, राहु से दृष्टि युक्त राशि में दशांत होने पर भी राजा से कोप और धन का नाश कहना चाहिए। परंच हे विप्र, यह फल शनि की दशा में नहीं होता है, मकर राशि की दशा में भी नहीं कहना है। क्लियर हो गया? परंतु हे विप्र, ये शनि की दशा या मकर राशि की दशा में नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि गुरुजी वो मकर तो वो कि राहु का अपनी मित्र है ना, राशि मित्र राशि में ना। ये भी कह सकते हैं, और चूंकि शनि स्वयं मार्केश होता है, ठीक है, तो हम पहले भी कई बार पढ़ाए हैं कि युति और दृष्टि होने के बाद मार्केश, जो ग्रह स्वयं मार्केश होता है वो अपनी अंतर्दशा में नहीं मारता, उसके साथ जो बैठा है ना उसकी अंतर्दशा में मारता है, खुद बदनामी नहीं लेता। इसीलिए यहाँ शनि खुद बदनामी नहीं लेगा, अन्य अंतर्दशाओं में आपको ये परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गुरु जी और एक इंटरप्रिटेशन है, बोलिए। क्योंकि मेष का जो पहले वाला राशि है वो मीन है और दूसरे वाला राशि वृष है, वो दोनों राहु का राशि है। हाँ, तो उसके चलते हुए ये बोला है कि अपने राशि के होते हुए नहीं करेगा। नहीं नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। राहोर दशांते सर्वस्वनाशो मरण बंधने देशा निर्वासनम वा स्यात् कष्टम वा महदस्नुते तत्र त्रिकोण गते पापे निश्चयाद दुख मादिशेत एवं शुभाशुभम सर्वम निश्चयेन वदेत बुधः। अब कह रहा है राहु की दशा के अंत में। अब राहु की दशा कब? किसी राशि में राहु बैठा हो उसकी दशांत में सर्वस्व हानि, बंधन, मरण, देश त्याग और कष्ट होता है। अब ये इसी तरह से कब बोलेंगे? जब राहु कुंभ, मीन, मेष और वृष में नहीं हो। राहु की दशा के अंत में सर्वस्व हानि, बंधन, मरण, देह त्याग और कष्ट होता है। ये कब बोलेंगे? जब राहु कुंभ, मीन, मेष और वृष में न हो, अर्थात
अपने जो राशि कहा गया है उसकी जो अपनी राशियां कही गई है उसमें ना हो तो बोलेंगे। यदि उससे 5वें और 9वें में पाप ग्रह भी हो, अब एक तो इस राशि में नहीं है और उसके बाद उससे 5वें और 9वें स्थान में पाप ग्रह हो जाए तो जो फल कहा तो फल निश्चय करके कहना चाहिए। तो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे सब विषय के बारे में बताया जा रहा है। 1 बाय 1 का मतलब है पहले ये बता दिया गया कि कुंभ, मीन, मेष और वृष ये राहु की राशि है। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ ये केतु की राशि है। तो राहु केतु अगर अपनी राशि में हो तो चिंता छोड़ दीजिए। यदि दूसरे के राशि में हो तो 4-4 राशियां ही अपनी या 8-8 राशियां दूसरे की हैं। तो यदि अन्य राशियों में हो तो ये परेशान कर सकता है। और यदि ऐसे स्थिति में 5वें 9वें में भी पापी ग्रह बैठ जाएं, अर्थात शनि मंगल जैसे ग्रह बैठ जाए, राहु केतु जैसे ग्रह बैठ जाए, ये 4 ग्रहों को विशेष रूप से पापी कहा गया है। तो राहु मंगल शनि केतु, राहु तो बैठा जिस राशि में है उसकी दशा, उससे 5वें में यदि शनि मंगल केतु बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में बहुत कष्ट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि राहु की दशा के अंत में, अर्थात हमको प्रारंभ में ही हानि देगा ऐसा नहीं कहेंगे, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आगे दशा के अंत में जाकर के हानि देगा ये बात बोलेंगे। अब आगे बोला जा रहा है राहवाद्याश्रित राशिस्तु भवेद्यदि दशा प्रदः तत्र काले अपि पूर्वोक्तम चिंतनीयम प्रयत्नतः दशारंभो दशांतो वा मार्के चेन शोभनम तस्मिन्नेव च राहुश्चे निरोधो द्रव्यनाशनः। जिस राहु के विषय में बोला गया, कहता है कि वो यदि पाप ग्रह से आश्रित हो, पाप ग्रहाश्रित राशि के दशा काल में उक्त फल कहना चाहिए। अर्थात राहु की महादशा है, उसमें जो अंतरदशा जिस राशि की है उसमें यदि कोई ऐसी राशि की अंतरदशा है जो पाप ग्रह से, उस राशि में पापी ग्रह बैठा हो, तो इस प्रकार का सर्वस्व हानि, बंधन, मरण और देश त्याग वगैरह जब बताया गया है, ऐसा फल उस समय कहना चाहिए। किसी राशि के दशारंभ या दशा समाप्ति में मारक ग्रह का योग शुभप्रद नहीं होता। तो अब दशारंभ और दशा समाप्ति काल में मारक ग्रह का योग शुभप्रद नहीं होता। अब इसको कैसे समझना है कि दशा प्रारंभ हो रहा है, वहां मारक ग्रह से ही दशा प्रारंभ हो और दशा समाप्ति के काल में भी मारक ग्रह का योग हो तो उसमें शुभ नहीं कहेंगे। उनमें राहु हो तो बंधन या धन का नाश होता ही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। यत्र क्वापि चभे राहो
दशारंभे विनाशनम गृह भ्रंश समुद्दिष्टो धने राहुर धनातिकृत चंद्र शुक्रो द्वादशे चेद्र राजकोपो भवे ध्रुवम भौम केतु तत्र यदि बधो अग्नेर महती व्यथा चंद्र शुक्रो धने विप्र यदि राज्यम प्रियच्छतः दशारंभे दशांते च द्वितीय अस्थमिदम फलम। दशा के आरंभ में जिस भाव में राहु हो उसकी हानि होती है। जैसे द्वितीय भाव में हो तो धन की हानि, तृतीय भाव में हो तो बल की हानि, चतुर्थ भाव में हो तो सुख की हानि। इस तरह से मान करके चलना है कि दशा आरंभ में जिस ग्रह की दशा हो तो राहु किसी न किसी भाव में होगा तो उसकी हानि होती है। जैसे द्वितीय भाव में हो तो धन की हानि। लेकिन यदि दशारंभ में राहु अपने राशि का हो जाए, किसी भी भाव में, मीन का हो जाए, मेष का हो जाए, वृष का हो जाए, कुंभ का हो जाए, तो ये हानि हम नहीं बताएंगे। चंद्रमा और शुक्र दोनों द्वादश भाव में हो, किससे? दशानाथ से। दशानाथ जो भी जिस भी राशि की दशा चल रही हो उससे 12वें में, अर्थात सिंह राशि की दशा है तो कर्क राशि में शुक्र और चंद्रमा हो। तुला राशि की दशा है तो कन्या राशि में शुक्र और चंद्रमा हो। तो राजा से कोप, राजा के कोप से हानि, अर्थात राजा से हो सकता है आपने कोई कर्म ऐसा किया हो जो राजकीय दंड के भागी बने, और मंगल केतु हो जाए तो मरण का और अग्नि का भय होता है। तो दशानाथ से द्वादश में चंद्रमा शुक्र भी अच्छा नहीं और मंगल शनि भी अच्छा नहीं, ये मंगल केतु भी अच्छा नहीं, तो अन्य ग्रहों को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। तथा दशारंभ में चंद्रमा शुक्र धन भाव में हो तो राज्य का लाभ होता है, अन्य भावों में हो तो अन्य भावों के हिसाब से फल कहा जाता है। तो यहाँ यही कहा जाएगा कि दशारंभ या दशा अंत में चंद्रमा शुक्र जिस भाव में रहते हैं उसकी पुष्टि होती है। इसीलिए 6वें, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा और शुक्र को अशुभ समझना चाहिए। तो अब यहाँ पे 12वें भाव में कोई भी होगा, 8वें भाव में कोई भी ग्रह होगा, 6वें भाव में कोई भी ग्रह होगा, तो जिस राशि से 8वें, 12वें और 6वें भाव में कोई भी ग्रह होगा तो उस राशि के ऊपर दबाव होगा। ठीक है। यदि वहां ग्रह स्वराशि का न हो, उच्च राशि का न हो, तो ऐसे में वो नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहेगा। तो शुभ ग्रह है तो थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएगा, अशुभ ग्रह है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। मोटी मोटी बात समझने का प्रयास करना है। तो 12वें में कह तो दिया गया कि मंगल और केतु हो तो मरण और अग्नि भय, और शनि राहु हो तो रोग व्याधि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। यदि शनि और राहु नहीं लिखा गया तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शनि और राहु बैठेगा तो बड़ा अच्छा कर जाएगा।
शुक्र चंद्रमा लिख दिया गया तो गुरु बुध को भूल जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अर्थात गुरु बुध भी 12वें स्थान में हो तो नुकसान पहुंचाएगा, और दूसरे स्थान में हो तो धन की प्राप्ति कराएगा। अर्थात जिस भाव में हो उस भाव का फल तो वो हाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा तो यह स्पष्ट कर दिया है, जब उस राशि की अंतर्दशा आ जाएगी फल मिलेगा, हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। ठीक है, अब उसमें से देखना है कि भाई वृश्चिक राशि में ग्रह है और मेष में वृश्चिक की दशा आई, तो अब उस समय यदि अशुभ ग्रह है तो अशुभ, और शुभ ग्रह है तो भी अशुभ फल मिलने की ही संभावना होगी। इससे हम लोग नहीं बच पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ सिर्फ समझाने का 12वें का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमको 12 भावों के गुण स्वरूप के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह फल करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ करके इसको विस्तार दीजिएगा अपने मन के अंदर, तो आपको ज्यादा जरूरत, हम जानते हैं कि इसमें 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है, 1-2 बार लिखने की जरूरत है, और फिर अभ्यास में अभ्यास करने की जरूरत है, और अभ्यास जेमिनी के तरह करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम कहेंगे कि अभ्यास जेमिनी के तरह करने का मतलब क्या है कि हम जो बोल रहे हैं उस पर ही ध्यान दीजिए। ये नहीं कि विंशोत्तरी दशा वाला उठाया और जेमिनी पे लगाया और पटक दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने पर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा परिश्रम लगेगा, जेमिनी के तरह पढ़िए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एव मर्ग लभावानाम फलम विज्ञे प्रदर्शितम यस्य पाप शुभो वापि ग्रह तिष्ठे शुभ भा अर्गले तेन दृष्टे छितम लग्नम प्राबल्यायोपकल्प्यते यदि पश्येद ग्रह तन्न विपरीत अर्गल स्थितः तद्भावस्य दस्यास्तु विपरीत फलम भवेत् सदृष्टे अपि शुभम ब्रूया निर्विशंकम द्विजोत्तम। कहता है कि इसी प्रकार सा अर्गल, अर्थात जिस भाव में अर्गला बना है उसके फल भी विद्वानों ने कहा है कि जिस राशि की शुभ अर्गला कारक शुभ या पाप हो, अर्थात अर्गला कारक जो है वो शुभ या पाप ग्रह हो, तो उससे दृष्ट लग्न हो तो उसकी प्रबलता होती है। यहां लग्न उपलक्षण है। जिस ग्रह से निराभास अर्गला हो उसकी दृष्टि जिस राशि पर हो उससे प्रबलता होती है, अर्थात उस राशि की दशा शुभप्रद होती है। तथा जिस राशि पर शुभार्गल ग्रह की दृष्टि नहीं हो और जो राशि विपरीत अर्गल हो उस राशि की दशा अशुभप्रद होती है। तो विपरीत अर्गल कौन होता है? राहु और केतु। शुभ ग्रह से दृष्ट राशि की भी दशा निश्चय शुभप्रद होती। भूल जाइए क्या पढ़ा क्या लिखा। अर्गला जानते हैं? अर्गला बन गया,
अब ये भी जानते हैं कि किसी न किसी भाव से अर्गला बनता है। आप लोग ये बात जो जानते हैं उस चीज के लिए बोलेगा, किसी न किसी भाव से अर्गला बनता है। अब उस भाव की दशा है, उस भाव में बैठे राशि की दशा है, तो इसका मतलब है कि अर्गला का प्रभाव तो उसके ऊपर पड़ना ही पड़ना है। तो अर्गला सिर्फ बैठा थोड़ी है, वो तो देख भी रहा है। और हम लोगों ने क्या कहा है कि अर्गला शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बनाएंगे तो वो फल शुभ में ही आएगा। ग्रहों के गुण स्वरूप के अनुसार फल शुभ में ही, संतुलित फल शुभ का ही मानेंगे। ये कह दिया गया। अब दशाओं में कह रहा है कि अब यहां जो अर्गला बनाने वाला ग्रह है और अर्गला भंग नहीं हुआ तो उसकी दृष्टि जहां पड़ रही है, उसके फल भी हमको अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन उसके फल अच्छे तब मिलेंगे जब विशेष रूप से शुभ ग्रह अर्गला बना रहा हो और उस भाव को देख रहा हो। विपरीत अर्गल बनाने वाले, अर्थात राहु और केतु विपरीत अर्गल बनाते हैं, ये हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ है कि राशि की दशा अच्छी नहीं होगी, तथा वो विपरीत अर्गल बनाने वाले राशि जिस राशि को देखते हो उस राशि की अंतर्दशा भी अच्छी नहीं होगी। बड़ा ताकत लग जाता है ये राशि और ग्रह में, ठीक है ना। साथ में जो अर्गला भंग हो गया, अब वो अशुभ ग्रह है। पांचवें से अर्गला बनता है, ये हम लोग जानते हैं। उसका विरोध कौन करता है? नवा करता है। अब पांचवें और नवे में अर्गला विरोध हो गया और ग्रह कौन बच गया? अशुभ ग्रह बच गया। अब तो वो पांचवें की जो ग्रह राशि है, जिस पांचवें में जो राशि है उसकी भी अंतर्दशा खराब हो जाएगी। और वो राशि जिसको देख रहा है, क्योंकि यहाँ अशुभ ग्रह है, तो वो अशुभ ग्रह जिस राशि को देख रहा है उस राशि की भी अंतर्दशा खराब हो जाएगी। और यदि पंचम में शुभ ग्रह है और अर्गला भंग नहीं हुआ है तो पंचम में स्थित राशि की भी दशा अच्छी होगी, और जिस राशि को वो राशि देख रहा है उस राशि की भी दशा अच्छी होगी, यदि वो राशि अशुभ प्रभाव से वंचित हो। अगर वो पंचम के नीच राशि में जाकर के कोई ग्रह स्थित हो गया है और वैसे स्थिति में, या मंगल शनि राहु केतु बैठ गया अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में, तो ऐसे स्थिति में अब पंचम जिस राशि को दृष्टि दे रहा है उसका कैसे शुभ कहेंगे? क्योंकि वहां तो एक्स्ट्रा ग्रह आ गया जो उसको अशुभ बना रहा है, इसीलिए उसका फल फिर अशुभ कहा जा सकता है। लेकिन यदि पंचम की दृष्टि जिस राशि के ऊपर जा रही, पंचम स्थित राशि की दृष्टि जिस राशि के ऊपर जा रहा है, वो राशि ग्रह से रिक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह से युक्त हो, तो उस राशि की भी दशा अंतर्दशा अच्छी गुजर जाएगी। तो ये तो थी बात। आज थोड़ा दिमाग चलेगा। जी आशुतोष प्रधान जी बताइए। गुरुजी, ये जो अर्गला जो है ना, वो तो पहले वाला जो आप जिस भाव से अर्गला बना रहे हैं उसको छोड़ के ये इफेक्ट होगा। मतलब वो तो भाव का तो फल करेगा ही करेगा, एडिशनल ये सारा फल करेगा। जी एडिशनल फल करेगा। हाँ, अच्छा, तो अर्गला फल कब करेगा? ये भी तो मन में प्रश्न आएगा ना। हाँ गुरुजी। कि अर्गला बन गया, कहाँ कहाँ अर्गला बनता है आशुतोष जी? थर्ड, फिफ्थ और एक भूल गया, फोर्थ आई थिंक, या 10th भूल गए। दीप्ति पांडे। 2, 4, 5,
11। 2 4 5 और 3। 11 नहीं, नहीं, 2 4 5। 3 में जो अर्गला बनता है वो 3 का अर्गला अशुभ, भंग 3 अशुभ रॉस है। हाँ जी, 11 से भंग होता वो 11 से होता है वहाँ। हो गया। तो ये जो 2 4 में किसी भी भाव से 2 4 में अर्गला बन रहा हो, और चूंकि 3 ग्रह से यदि अर्गला तीसरे में बन गया ना, तो उसको 11th भी भंग नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, वो अर्गला जल्दी भंग नहीं होता। 3 अशुभ ग्रहों से जो भी आप लोगों को पढ़ाया है उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो आगे पढ़ाते जाएंगे, पीछे का समेटते जाइएगा तो अलग बात हो जाएगी। तो हमने कहा कि अर्गला जो ग्रह बना रहा है वो फल कब करेगा? वो फल तब करेगा जब उस राशि की दशा आएगी जिस राशि में अर्गला बन रहा है, उस समय वो फल करेगा। तथा अर्गला बनाने वाले ग्रह जिस राशि को देख रहा है, अर्गला बनाने वाले राशि स्थित ग्रह जिस राशि को देख रहा है, उस राशि की अंतरदशा में दशा फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो चलिए, अच्छा है। तो हम लोग 55 नंबर श्लोक तक पहुंच गए हैं, ये नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो चूंकि ये ना, आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि ये विषय वस्तु जो है इस तरह से चलेगा। हमने क्यों कहा कि मैं सिर्फ चर दशा पढ़ाऊंगा। मुझे मंडूक दशा आता है, स्थिर दशा आता है, बनाना भी आता है, बताना भी आता है, नहीं पढ़ाऊंगा। आगे चलोगे आप अपने आप सीख जाओगे, लेकिन उसके दशा अंतर दशा का विस्तार नहीं दिया गया कि उसका फल कैसे कहेंगे। इसीलिए उस दशा को पढ़ करके हम क्या करेंगे बताओ? मजबूरी क्यों है हमें विंशोत्तरी दशा को ही पढ़ना? क्योंकि विंशोत्तरी दशा का जो फल अध्याय है ना, वो सब जगह लिखा गया है। बाकी 50 प्रकार के दशा हैं, सबके फल नहीं लिखे गए हैं। दशा कैसे बनेगा, क्या होगा, ये तो लिखा गया, फल नहीं लिखा गया। इसीलिए विंशोत्तरी दशा से रिजल्ट बेहतर मिलता है। आज बड़ी अच्छी बात है कि नया बैच जो चल रहा था APA 18, उसमें हमने सप्तम स्थान पढ़ाए, और आज उन लोगों को सप्तम स्थान से संबंधित उन्हीं लोगों से कुंडली लिया। 5 कुंडली लगाया, पांचों पर लोगों ने जवाब दे दिया कि कैसे डिवोर्स हुआ, कैसे पत्नी की मृत्यु हुई, बहुत अच्छे तरीके से। तो बड़ा प्रसन्नता होता है। तो वहां ये बहुत आसान है विंशोत्तरी दशा से समझना। उसी तरह से आप लोग जब चर दशा को भी रवा करेंगे ना, तो और अच्छा हो जाएगा। और हम आप लोगों को 2-3 महीने लेट मटेरियल भेजेंगे, तो उसमें लिख उख के भी देंगे, तो उसकी व्याख्या ज्यादा मात्रा में करके देंगे। जितना बोल रहे हैं हो सकता है इससे भी ज्यादा व्याख्या में आ जाए। ठीक है ना। गुरु जी, APA में जो मटेरियल हम लोगों को भेजा था आपने चतुर्थ जी, APA 4 में, उससे उससे कुछ मतलब आगे भी अच्छा बनाया क्या आपने? का बनाए अकेले मियाँ रोएगा मतलब वो एक मटेरियल कब्बल। जो हम लोगों को भेजा था आपने PDF, उसमें क्या कुछ बनाएंगे ऐड तो हुआ है? सबको फिर चला जाएगा, बनाएंगे तो फिर सबको चला जाएगा। अभी वही है ना गुरु जी? अभी वही चल रहा है। तो वही बोला ना कि क्या करेगा, अकेला मियाँ रोएगा या कब्बल को काटेगा। ठीक है ना। तो हमारे साथ वही स्थिति होती है कि अच्छा, रोज पढ़ाना ही है, रोज दिन में आकर के लोगों का जवाब देना है। आप लोग समझ लीजिए कि पहला सुबह का जो फर्स्ट हाफ होता है मेरा 1 बजे तक,
वो तो यूं ही जवाब देने में गुजर जाता है। जब मैं 4 बजे दोबारा ऑफिस आता हूँ तो उसके बाद लोगों का जो कंसल्टेशन होता है वो देते रहता हूँ। कभी कोई स्टूडेंट का फोन आ गया, वो बात करना चाहता है, तो मतलब 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पब्लिक टाइम हो जाता है। और 8 बजे के साथ बाद फिर आप लोगों के साथ ही जुड़ जाता हूँ, तो समयाभाव बहुत होता है। तो कोशिश करेंगे और अच्छा लिखने का, तो अच्छा लिखेंगे तो आप लोगों को फिर से प्राप्त होगा, चिंता मत कीजिए। चलिए, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक क्वेश्चन था गुरुजी, मेदिनी हाँ, में बोलिए। क्या फॉलो करेंगे गुरुजी, कौन सा बुक? मेदिनी के लिए अब मैं वो बुक का नाम देख लूंगा, फिर बताऊंगा। ठीक है गुरुजी। और दूसरा चीज है गुरुजी, अगर आप ये मैं प्रश्न वो संगीता सार इसका गुरुजी, वो भी एक झाजी का ही है, वो नाम याद नहीं है। संगीता एक वॉल्यूम है। हम एक वॉल्यूम वाला इसलिए यूज करने के लिए कहते हैं कि ज्यादा अलमारी भी नहीं भरेगा और अर्थ मिल जाएगा, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना? हाँ दूसरा गुरुजी एक रिक्वेस्ट था कि इस बार अगर प्रश्न और वर्ष चल चल रहा है तो एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोगों को नोट्स नहीं मिला है गुरुजी, अगर एक साथ मिल रहा है तो कोई अच्छा मिल रहा है तो लास्ट वाला मतलब बोल दीजिएगा थोड़ा। हम कौन से बैच में हैं जो आपको प्रश्न और लास्ट वर्ष बेस्ट का थे गुरुजी, लास्ट बेस्ट थे हम लोग, जो पता नहीं प्रश्न और वर्ष वाला नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला अभी तक। तो अनिता से बात हुआ तो बोल रही थी कि प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा कुछ बोले, 2-3 बार बात किया था गुरुजी। तो कल एक बार बात कर लीजिएगा, फिर देखिए मिलता है कि नहीं पीडीएफ मिलता। तो मिला हुआ है गुरुजी, वही तो हमको प्रश्न पता मिल नहीं गया है। था आशुतोष जी, मिल गया था, व्हाट्सएप पे आया था। अच्छा आप लोग थोड़ा वो आशुतोष जी को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न और था। हाँ, बोलिए ना। ये गुरुजी इसके अंदर में जेमिनी में इंदु लग्न भी आता है, नहीं, वो अलग चीज हो जाती है? हाँ, जबरदस्ती मत घुसाइए सबको। ठीक है, एक तो इसमें अच्छा। इतना अपने लग्न बन गया है कि हाँ हाँ। पहले से ही हम लोग परेशान है। अब उसमें हिंदू लग्न घुसाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं, घुसाने की जरूरत नहीं है। हिंदू लग्न का मतलब होता है चंद्र लग्न, समझ गए ना? तो इसीलिए ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। चलिए, ठीक है, फिर अगले क्लास में चलिए मिलते हैं अभी तुरंत आप लोगों से उपाय वाले में। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। राम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार गुरुजी। राम गुरु।